नोट है जी, नोट दीजिए तो। लाइव करो तुम। लाइव किया जी? हो गया लाइव है ना? तो बोलना नहीं चाहिए जी। कहाँ चल जाता है? अभी किया है। क्लास लाइव है जी। हाँ। टेलीग्राम पे मैसेज डाला? नहीं डाला। ओ चलिए, आज भी बारिश हो रहा है ना, और 3-4 दिन ऐसा मौसम रहेगा। एक दिन कल बीत गया है, आज दूसरा दिन हो गया है, कल और परसों, यानी आप मान करके चलिए होली तक जो है ऐसा मौसम रहेगा। लेकिन आप यह भी बात मान करके चलिए कि हम अपने क्लास के विषय में पर्सनली बोल रहे हैं। हमारा क्लास होगा, बारिश में भी होगा, ठीक है। लगभग आप 99% अरे शांत रहिएगा ना तो आवाज सुनाई देगा। 99% केस में हमारा क्लास होता है, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उससे कोई मतलब ना है। तो आप बारिश होने के बाद एक उहापोह की स्थिति में आ जाते हैं कि क्लास होगा या नहीं होगा। आपको किसी भी उहापोह की स्थिति में नहीं रहना है। आप मान करके चलेंगे क्लास होगा ही, नहीं होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। 99% केस में, 1% केस में कुछ भी हो सकता है। समझ गए? अब आ जाइए, कल के सेशन को अगर हम लोग देखें तो हम आपको बोले थे कि जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हम खत्म कर देंगे, और कल के सेशन में हमने कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन खत्म कर दिया। अब आज के सेशन में हम लोग कांग्रेस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है, कांग्रेस से संबंधित जो कुछ स्टेटमेंट है उसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और फिर आपको कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए हैं, कांग्रेस के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए हैं उस स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन चलाए गए हैं उसमें सबसे पहला है आपको उदारवादी युग, फिर उग्रवादी युग और फिर गांधी युग। तो सबसे पहले उदारवादी युग और फिर उग्रवादी युग और फिर गांधी युग के विषय में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो एट फर्स्ट जो है कांग्रेस से संबंधित जो कुछ स्टेटमेंट है, कांग्रेस से संबंधित स्टेटमेंट को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, और फिर उदारवादी, उग्रवादी और गांधी युग को एक एक करके जो है हम लोग पढ़ेंगे। समझ गए? हो गया, सारा लगा दिया हमने, ठीक। तो अरविंद घोष है ना? चलिए आ जाइए, आज जो है इस सब के विषय में पढ़ना है, इसी वजह से जो है इन लोगों का फोटो लगा दिए हैं।
आज इन लोगों के विषय में हम लोगों को पढ़ना है, समझे। पहले कांग्रेस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट को हम लोग पढ़ते हैं। आइए समझिए। देखिए, कांग्रेस को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार का राय व्यक्त किया है। कांग्रेस को लेकर के जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार का राय व्यक्त किया है, उसमें कांग्रेस के जो आपको उग्रवादी नेता हुए, जैसे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, इन लोगों ने शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का कटाक्ष किया, कांग्रेस की आलोचना किया, और आलोचना के वजह से कांग्रेस सशक्त भी हुआ। देखिए, आपको जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उसी समय यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का सिर्फ एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित होगा। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का सिर्फ एक वार्षिक अधिवेशन आयोजित होगा, यह प्रावधान किए गए थे। और वर्ष में सिर्फ एक बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता था। वर्ष में जो सिर्फ एक बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होता था, इसी को लेकर बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि अगर हम एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टड़टड़ाते हैं तो उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जैसे मेढक विशेष तौर पर मेढक की टड़टड़ाहट वर्षा ऋतु में मेढक की टड़टड़ाहट आपको सुनाई देगा। उसके अलावा अन्य किसी भी समय आपको मेढक की टड़टड़ाहट सुनाई नहीं देगा। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक वर्ष में सिर्फ एक बार होने वाले वार्षिक अधिवेशन की आलोचना करते हुए यह कहा कि अगर हम एक वर्ष में एक बार मेढक की तरह टड़टड़ाए तो उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसके बाद कांग्रेस के स्थापना के समय ही यह भी प्रावधान कर दिया गया था कि कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन होगा, कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन जो होगा वह 3 दिनों तक चलेगा। अभी भी कांग्रेस इस परंपरा को मान रहा है। अभी भी जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 3 दिनों तक अभी भी चलता है, जबकि इसमें परिवर्तन करना चाहिए। यही सब कांग्रेस गलती कर देता है। अंग्रेजों की जो नीतियां थी, अंग्रेजों ने जिस नीतियों को बनाया उसमें परिवर्तन नहीं किया, इसी वजह से कांग्रेस कमजोर हो गया। और आप इस बात को मानिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार कांग्रेस इतना कमजोर हुआ है। कांग्रेस कई बार कमजोर हुआ, फिर से उठा, फिर कमजोर हुआ, फिर से उठा, फिर कमजोर हुआ। मतलब अप एंड डाउन की स्थिति जैसे आप ही हैं। आपको कभी पढ़ने का मन करता होगा, कभी पढ़ने का मन नहीं करता होगा। और अगर आप मान के चलिए कि महीना में
4 से 5 दिन या 1 सप्ताह आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, आप बेहतर स्थिति में है। 30-31 दिन पढ़ना भी जायज नहीं है। महीना में 25 दिन पढ़ना ठीक है। 25 दिन से कम भी सही नहीं है और 25 दिन से ज्यादा भी सही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा मन होता है कि नहीं पढ़े, नहीं पढ़ने का मन करे नहीं पढ़े, नहीं पढ़िए। लेकिन अब ये नहीं होना चाहिए कि महीना में 5 दिन पढ़े और 25 दिन मजा मार रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात को समझिएगा, कांग्रेस का जो 1 वर्ष में 1 बार वार्षिक अधिवेशन होता था वह सिर्फ और सिर्फ 3 दिन तक चलता था। इसकी आलोचना अश्विनी कुमार दत्त ने किया। अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा। 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का तमाशा। इसके बाद देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस में बहुत बड़ा बदलाव किया। महात्मा गांधी ने कांग्रेस में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। गांधी जी जब कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बने तो उन्होंने क्या परिवर्तन किया, इस बात को आप समझिएगा। शुरू में क्या होता था, सिर्फ जो शिक्षित लोग हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार था, वही कांग्रेस को ज्वाइन करता था, वही कांग्रेस को ज्वाइन करता था। तो शुरुआती वर्षों में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ शिक्षित वर्ग के लोगों तक सीमित था, सिर्फ और सिर्फ शिक्षित वर्ग के लोगों तक सीमित था। तो शुरुआती वर्षों में कांग्रेस जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षित वर्ग के लोगों तक सीमित था, इसी को लेकर कटाक्ष लाला लाजपत राय ने किया है, लाला लाजपत राय ने किया है। और लाला लाजपत राय ने कटाक्ष करते हुए यह कहा कि कांग्रेस का सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले के समान है, क्योंकि इसमें सिर्फ भारत के शिक्षित लोग एकजुट होते हैं। लेकिन आप इस बात को जानिए, हमने गांधी जी का जिक्र किया था, तो गांधी जी, उसको जगह दीजिए, हो जग जाइए, जगे हुए हैं, अच्छा ठीक है, भले जगे हुए हैं। अब आप समझिएगा, क्या बोल रहे थे जी? गांधी जी का जिक्र हमने किया। गांधी जी ने किस प्रकार से कांग्रेस का कायाकल्प किया। गांधी जी जब कांग्रेस से जुड़े तो गांधी जी ने हर भारतवासी के लिए, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे वो शिक्षित नहीं हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, सभी के लिए कांग्रेस का दरवाजा खोल दिया गया। और गांधी जी से पहले कांग्रेस का दरवाजा सभी के लिए नहीं ओपन किया गया था। तो गांधी जी ने देश की आम जनता को कांग्रेस से जोड़कर कांग्रेस का कायाकल्प करने का काम किया। तो आपने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अश्विनी कुमार दत्त, इन तीनों का स्टेटमेंट आपने सुना कि इन तीनों ने क्या कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, 1 वर्ष में यदि हम एक बार मेढक की तरह टड़टड़ाए तो हमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दिया और अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा कहा। इसके बाद कांग्रेस की जो शुरुआती दिनों की नीतियां थी, कांग्रेस की शुरुआती दिनों की नीतियां अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र वाली थी। मतलब जैसे मान लिया जाए कि आपको सामने वाले को बात मनवाना है, तो बात मनवाने का कई तरीका है। एक तरीका यह है, डांट करके बोलिए, गुस्सा करके बोलिए, उससे भी आप सामने वाले से बात मनवा सकते हैं।
उसमें क्या होता है, बात मानने का चांस थोड़ा कम होता है। अगर डांट करके किसी को बोलिएगा तो थोड़ा सा बात नहीं मानेगा। एक होता है समझा करके बोलिए, तो उस कंडीशन में बात मानने की संभावना अधिक होती है। और एक होता है हाथ गोर पकड़ के बोलिए, एकदम जो है उसके सामने सरेंडर कर जाइए, मानना जाइए, पूरा एकदम रिक्वेस्ट कीजिए, उसका हाथ गोर पकड़िए। तो इसमें भी नहीं मानता है लोग बात। तो आप समझिए 3 गो रास्ता हमने आपको बतलाया है। एगो जोर से बोलिए, डांट फटकार करके बोलिए, और एगो समझा करके बोलिए, और एगो अनुने बिने हाथ गोर जोड़िए। तो ना तो सख्ती से मानेगा और ना नॉर्मल वे में मानेगा, लेकिन समझा बुझा करके बोलिएगा तो मान जाएगा। समझ गए? तो कांग्रेस के शुरुआती वर्षों की जो नीतियां थी ना, वो हाथ गोर पकड़ने वाला नीति था। कांग्रेस के शुरुआती वर्ष के नेता अंग्रेजों का हाथ गोर पकड़ता था, कहता था मान ना जाइए, मान जाइए, दे दीजिए हमको अधिकार। समझे? तो कांग्रेस के शुरुआती वर्ष उदारवादी नेताओं, और एक बात जानिए आप, इन तीनों में से कोई भी रास्ता आप अपना सकते हैं, लेकिन हां, आप पावरफुल होना चाहिए, आप शक्तिशाली होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर अगर आप मजबूत हैं तो आप तीनों में से किसी भी तरीका से बोलिएगा तो आपका बात माना जाएगा। जैसे विधायक, सांसद, ये सब गुस्सा के बोलेगा तैयो बात मानेगा, समझा कर बोलेगा तैयो बात मानेगा सामने वाला, और आराम से बोलेगा तैयो बात मानेगा। तो शक्तिशाली होने के ऊपर निर्भर करता है, आपके पावरफुल होने के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो ओहदा है, आप राजनीतिक और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर जो है कितने शक्तिशाली है, ये भी एक है। तो कांग्रेस के शुरुआती वर्षों की जो अनुनय बिने वाली नीतियां थी, उसकी आलोचना करते हुए बिपिन चंद्र पाल ने यह कहा कि कांग्रेस की नीतियां ठीक नहीं है। कांग्रेस एक याचना संस्था है, ऐसा कहा आपको बिपिन चंद्र पाल ने। इसके बाद अभी आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो रहा है, पद पाने के लिए, ईडी सीबीआई से बचने के लिए। कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पद पाने के लिए कांग्रेस से बीजेपी में चला गया। और आप इस बात को जानिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ही कांग्रेस के लोग पद पाने के लिए पाला बदलते हैं, नहीं। शुरू से कांग्रेस की स्थापना से कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस के लोगों की परंपरा रही है, वो पदों का भूखा है। तो एक विद्वान हुए बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस को लेकर यह कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के जो लोग हैं वो पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। फिर आपको कांग्रेस में हमेशा अप एंड डाउन की स्थिति आती रही। कभी कांग्रेस हीरो बना तो कभी जीरो भी बना। इंदिरा गांधी जब कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी, कांग्रेस का बोलबाला था, और इंदिरा गांधी के जीवित रहते ही कांग्रेस की सरकार चली गई, इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हार गई, तो कांग्रेस कभी मजबूत हुआ, कभी कमजोर हुआ। तो कांग्रेस की कमजोर स्थिति को देखते हुए अरविंद घोष ने कांग्रेस को लेकर यह कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। तो विशेष तौर पर देख रहे हैं जो कांग्रेस, ये सभी नेता, जितना भी नेता का नाम हमने आपके साथ साझा किया है, चाहे तिलक हो, लाला लाजपत राय हो, बिपिन चंद्र पाल हो, अरविंद घोष हो,
सभी नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, लेकिन कांग्रेस के नीतियों की आलोचना इन लोगों ने की। और यहां तक आप इस बात को भी जानिए, ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना नहीं की, कांग्रेस की आलोचना नहीं की। गांधी जी ने भी कांग्रेस के नीतियों की आलोचना की, गांधी जी ने भी कांग्रेस का विरोध किया। कांग्रेस में जो कमियां थी उन कमियों को दिखलाया और उन कमियों को दूर करवाने का प्रयास महात्मा गांधी ने किया। देखिए, आप इस बात को जानिए, जो आपके प्रशंसक होते हैं ना, वो आपके सच में सहयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपके प्रशंसक होते हैं उनको आपकी कमजोरी नजर नहीं आता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस पृथ्वी का कोई भी इंसान, जो इंसान है, जो मानव है, उसमें कमी ना हो, कोई भी हो, उसमें कमी है। अगर उसमें कमी नहीं है तो वो मानव नहीं, वो महामानव है, वो ईश्वर है, वो गॉड है, और ईश्वर तो है नहीं। तो इसलिए पृथ्वी के जो भी मानव हैं उनमें कमियां होता है, समझ गए। अब आप देखिएगा, वहीं जो आपके आलोचक होते हैं वो आपके सच्चे सहयोगी होते हैं। आलोचक को आप में सिर्फ और सिर्फ कमी ही नजर आएगा, और आलोचक को आप में जब कमी ही कमी नजर आएगा, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हां, हमारे में ये कमी है, और उस कमी को पकड़कर आप काम करके जो है आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में जहां है वहां से बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमारा तो अपना मानना है कि प्रशंसक नहीं, सच्चे साथी आलोचक ही होते हैं। लेकिन अगर आप बात आलोचना की करेंगे तो आलोचना बर्दाश्त नहीं होता है। ह्यूमन नेचर है, ये मानव का नेचर है, ह्यूमन नेचर है। देखिए, कुछ एकदम से ह्यूमन नेचर है, वो हर किसी के साथ होगा, एकदम हर किसी के साथ होगा। जैसे मान लिया जाए, आपकी कोई आलोचना करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, जैसे हमारे ही आलोचना करेगा, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचने वाले लोग सोच लेते हैं अपने तरीका से। तो ये है। और कांग्रेस को गांधी जी ने कांग्रेस को लेकर के बहुत सारी बातें कही है। गांधी जी ने कांग्रेस की व्यापक स्तर पर आलोचना की है, और गांधी जी कांग्रेस को ज्वाइन भी किए हैं और कांग्रेस में सुधार भी किए हैं। इसके बाद अभी तो हम भारतीय राजनेताओं के स्टेटमेंट से अवगत करवाए हैं। अब इसके बाद आपको लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट हमने आपको बतलाया है। लॉर्ड डफरिन ने 1887 ईस्वी में एक आम सभा को संबोधित करते हुए यह कहा कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या अर्थात सूक्ष्मदर्शी जनसंख्या अर्थात कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। और फिर एक लॉर्ड कर्जन हुए। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को लेकर यह कहा कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि हम कांग्रेस की मृत्यु में उसका साथ दे सके। देखिए, ये जो स्टेटमेंट था ना, लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय पद पर रहते हुए लॉर्ड कर्जन ने यह स्टेटमेंट दिया, और इस स्टेटमेंट के जरिए लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को कमजोर दिखलाना चाहता था। इस स्टेटमेंट के जरिए लॉर्ड कर्जन कांग्रेस को कमजोर दिखलाना चाहता था, लेकिन उस समय कांग्रेस इतना कमजोर था नहीं। जैसे मान लिया जाए कि सामने वाले अगर मजबूत भी है, उसको कमजोर दिखाना है, उसको कमजोर दिखाना है, तो उसको लेकर के कुछ भी आम इमली कटहर लीची कुछ भी बोल दे ताकि वो कमजोर हो जाए। और जो सच में शक्तिशाली होते हैं उनको लेकर के आप कुछ भी बोल दीजिएगा तो कमजोर होने वाला नहीं होता है। तो आप इस बात को समझिए कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने यह कहा
कि कांग्रेस की महल तो भरभरा कर गिरने वाली है, मतलब कांग्रेस तो खत्म होने वाला है। 1904-5 का यह स्टेटमेंट है। उस समय बंगाल का विभाजन की बातें जोर शोर से चल रही थी, तो कांग्रेस को कमजोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने यह कहा, और लॉर्ड कर्जन का कांग्रेस को लेकर जो यह स्टेटमेंट है कि कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है और हमारी इच्छा है कि हम उसकी मृत्यु में साथ दे सके, यह स्टेटमेंट बिहार पुलिस से लेकर के यूपीएससी तक कोई ऐसा परीक्षा नहीं होगा जो इस स्टेटमेंट को ना पूछा होगा। कोई 2008 में पूछा तो कोई 2018 में, लगभग हर परीक्षा लॉर्ड कर्जन के स्टेटमेंट को पूछ दिया है। तो लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट कांग्रेस को लेकर के बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस को लेकर के अलग अलग लोगों ने जो अलग अलग प्रकार की राय प्रकट की है, उससे हम आपको करवा दिए हैं अवगत। क्लियर है? अब इसको 1 मिनट में आप पढ़िए, पढ़ लीजिएगा ना, तब याद करवाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो 1 मिनट में उसको पढ़िए, तो जल्दी से पढ़िए, जल्दी। पढ़िए, पढ़ने बोले हैं, पढ़ रहे हैं? पढ़िए। पढ़ लिए जी, पढ़ लिए। आइए याद करते हैं, आइए बताइए, कांग्रेस को लेकर किसने कहा कि कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन? लॉर्ड कांग्रेस अल्प जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठन है, किसने कहा? कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने कहा? अश्विनी कुमार। कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा किसने? कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी है? लाला लाजपत। कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी? और किसने कांग्रेस को लेकर यह कहा है कि 1 वर्ष में 1 बार मेढक की तरह टड़टड़ाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है? बालगंगा। किसने यह कहा है कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है? अरविंद। कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, किसने कहा? कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, किसने कहा? अरविंद घोष। इसके बाद आगे बताइएगा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, किसने कहा? बंकिम चंद्र। कांग्रेस की महल भरभरा कर गिरने वाली है, हमारी इच्छा है कि हम उसकी मृत्यु में साथ दे सके। लॉर्ड कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसने दी है? बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसने दी? बिपिन चंद्र। क्लियर है बात? खत्म हुआ। अब देखिएगा, अब हम लोग आगे आते हैं। कांग्रेस मछली बेचने वाली सब शांत रहिए। आइएगा आगे। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के देश की आजादी तक, देखिए कल एक होमवर्क दिए थे,
बना के लाए हैं? दिखाइए तो। कौन कौन लोग बना के लाए हैं? मानचित्र ऊपर कीजिए तो, मानचित्र ऊपर कीजिए। सही है कि ऐसे ये कुछ भी, ऐसे ये सीधा मानचित्र नहीं दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी बना के लाए हैं। इधर इधर लड़की में हाथ गिरा लीजिए, इधर लड़की में हाथ उठाइए तो। इधर वाली बहुत कम बना के लाई है, गिरा लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, देखेंगे। हाँ, ये तो एकदम शानदार बनाई है जी। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। चलिए सुनिए, समझिए। तो ये किए होंगे तो थोड़ा सा टाइम लगा होगा, लेकिन दिमाग में बात जा रहा होगा। अब इसको अपने रूम में साट लीजिएगा। जब भी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन याद करना रहे, रूम में साट लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग नहीं भी बना करके लाए हैं। मां कसम है, जो जो नहीं बना करके लाए, हाथ खड़ा कीजिए तो इस क्लासरूम में। मां कसम है, छोटा मोटा कसम हम थोड़े देते हैं। मां कसम है, मां कसम। अच्छा, एक दूसरा सवाल, जो कल आए थे और नहीं बना करके लाए हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। जो कल आए थे और नहीं बना करके लाए हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। इसमें भी मां कसम है, इसमें भी मां कसम है। देखिए, बड़ी बढ़िया से, बढ़िया से ऐसे ऐसे हाथ खड़ा कीजिए। बढ़िया से है लड़की सब, हाथ खड़ा कीजिए। मजाक लग रहा है, मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। हाँ, जो लोग बना के लाए हैं देख लीजिए ये सब का, ठीक है। गिरा लीजिए अब हाथ। अब आप बताइए, लास्ट में ये ऐसे लोग थे जो कल क्लास आए हैं और होमवर्क करके नहीं आए हैं। तो आप स्वयं बताइए, जो नहीं बना करके लाए हैं और जो बना करके लाए हैं, आप स्वयं बताइए, क्या इन लोगों ने सही किया है? सही किया है? गलत किया है ना जी? बना करके लाना चाहिए ना। इससे ऐसा तो नहीं है कि फायदा हमको होगा। अगर वो बनाता, वो काम करता, तो फायदा तो उसी को न होता जी। होता या नहीं होता? और कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से आप मान करके चलिए, हर वनडे परीक्षा में, हर वनडे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, कुछ ना कुछ निश्चित तौर पर पूछा जाएगा, समझ गए? तो जो नहीं बना करके लाए हैं उनको मां कसम है, आज बना लीजिएगा। अगर आप अपनी मां को मानते हैं तो आज बना लीजिएगा। हम माए बाप का कसमें देते हैं, क्योंकि आज का इंसान मां बाप को छोड़कर किसी को नहीं मानता है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वो तो एकदम, वो कसम भर दिन ऐसे ये खाते रहता है। जीएफ बीएफ के कसम का कोई वैल्यू नहीं है, मां बाप के कसम का बहुत वैल्यू है, समझे? तो एकदम बना लीजिएगा। अगर अपनी मां को मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं, एकदम नालायक बेटा है, नालायक बेटी है, तो ऐसे ये नालायके रह जाइएगा, समझे? आइए अब सबको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इस क्लासरूम में जो हमारे सामने बैठे हुए हैं उसको बोल रहे हैं, ऊपर में जो बैठे हुए हैं उसको भी बोल रहे हैं, और जो नीचे में बैठे हुए हैं उसको भी बोल रहे हैं, जो उस सेंटर पे पढ़ रहे हैं उसको भी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। और ऑनलाइन वाले आप लोग को भी बोल रहे हैं। आप ये ऑनलाइन वाले लोग, आप ये ना सोचे कि आपको नहीं बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, समझे? चलिए अब आगे आइए। देखिए, कांग्रेस पर अलग अलग समय में, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग विचारधारा के नेताओं का प्रभाव रहा है। 1885 से लेकर 1947 तक कांग्रेस के ऊपर अलग अलग कालखंड में अलग अलग विचारधाराओं के नेताओं का प्रभाव रहा है। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के
कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादी नेताओं का प्रभाव रहा है। उदारवादी नेताओं का प्रभाव रहा है, जिस वजह से इस कालखंड को ही नाम दे दिया जाता है उदारवादी युग। उदारवादी युग। और फिर कांग्रेस के 1905 से 1919 ईस्वी तक कांग्रेस के ऊपर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव रहा है, जिस वजह से इस युग को ही नाम दे दिया जाता है, इस कालखंड को ही नाम दे दिया जाता है उग्रवादी युग। और 1919 से 1947 तक कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभाव रहा है, जिस वजह से इस युग को नाम दे दिया जाता है गांधीवादी युग। गांधीवादी युग या गांधी युग, गांधीवादी युग या गांधी युग। तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के देश की आजादी तक अलग अलग कालखंड में अलग अलग नेताओं का प्रभाव रहा है, जिसे अलग अलग नाम दिया गया है, उदारवादी युग, उग्रवादी युग, गांधीवादी युग। इसमें समझिएगा, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग। देखिए, ये जो उदारवादी था ना, उदारवादी नेता था ना, ये अंग्रेजों का हाथ गोर पकड़ता था। प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, अनुनय विनय करके अपनी मांग को मनवाता था उदारवादी। इस कालखंड में अभी तो कांग्रेस की स्थापना ही हुई है। जैसे मान लिया जाए कोई वृक्ष हम लगाते हैं, वो वृक्ष लगते ही फल थोड़े देने लगता है। वृक्ष आज आप लगाए, 2024 में आप वृक्ष लगाएंगे, हो सकता है वो वृक्ष 10 वर्षों के बाद फल देना शुरू कर दे, हो सकता है वो वृक्ष 15 वर्षों के बाद फल देना शुरू कर दे। लेकिन जब आप वृक्ष लगाते हैं तो उसको सींचना पड़ता है। उसको सींचना पड़ता है मतलब उसको जानवरों से बचाना पड़ता है। जानवरों से बचाने के लिए वृक्ष के चारों तरफ जो है बेरी डाल दिया जाता है, फिर उसमें पानी दिया जाता है, खाद दिया जाता है समय समय पर। तो उसी प्रकार से जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उदारवादी नेता कांग्रेस को सींचने का काम कर रहे थे, कांग्रेस को सींचने का काम कर रहे थे। और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में मुख्य तौर पर नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नेरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सभी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, जॉर्ज यूले, आनंद मोहन बोस, एनजी चंदावरकर, दिनसा वाचा, ये सभी कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। ये सभी कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस को सींचने का काम किया, कांग्रेस को सींचने का काम किया। मतलब ये जो है ना, हाथ गोर पैर पकड़ करके अंग्रेजों से अपनी बात को मनवाता था। उग्रवादी नेताओं में मुख्य तौर पर नाम आता है लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों का नाम आता है। इन तीनों के अलावा अरविंद घोष, वो भी उग्रवादी थे। इनका क्या था पता है? इनका था अंग्रेजों से बात मनवाना है तो एकदम हड़ताल करना है, धरना देना है, जुलूस प्रदर्शन निकालना है, जुलूस प्रदर्शन करना है, और उन नीतियों को भी अपनाएंगे जो संवैधानिक ना हो। अगर किसी अंग्रेज को कुछ करना है, उससे बात मनवाना है, तो जबरदस्ती बंदूक के नोक पर भी बात मनवा लेंगे। तो मतलब ये लोग हड़ताल, धरना, जुलूस प्रदर्शन तथा अन्य असंवैधानिक तरीका से बात मनवाते थे। और ये लोग ऐसे थे कि मानना ही पड़ेगा, मानिएगा कैसे नहीं, भारत है ही, भारत में भारतीयों की बात नहीं मानिएगा आप, ऐसे करके बात मनवाता था। और इसके बाद गांधीवादी युग, इसमें तो गांधी जी छाए रहे। गांधी जी
गांधी जी की जो नीतियां थी उनकी नीतियों को समझिएगा। उदारवादी की नीति को समझे ना, यानी हाथ गोर पकड़ करके, अनुनय विनय कर करके, समझ रहे हैं ना, उदारवादी। और उग्रवादी हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन तथा अन्य असंवैधानिक तरीका से, आपको बात मानना ही पड़ेगा। और गांधी जी संवैधानिक तरीका से अंग्रेजों से बात करते थे, अंग्रेजों को समझाते थे। गांधी जी अपना तर्क रखते थे और गांधी जी अपने तर्क के माध्यम से अंग्रेजों के बात को काट देते थे। जैसे चंपारण सत्याग्रह ही था, नील की खेती को लेकर के चंपारण सत्याग्रह का आयोजन हुआ। गांधी जी तर्क दिए वहां पर अंग्रेजों को कि नील की खेती किसानों के लिए क्यों जायज नहीं है। और गांधी जी जब तर्क दिए तो अंग्रेजों को लगा नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं गांधी जी, तो फिर नील की खेती चंपारण में बंद हुआ। तो गांधी जी का जो काम करने का तरीका था, एक तो गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, अहिंसा में विश्वास करते थे। और गांधी जी वार्ता करते थे अंग्रेजों से, बात करते थे अंग्रेजों से, और अंग्रेजों से बात करके अंग्रेजों के समक्ष अपना तर्क रखते थे कि आप भारत को आजादी क्यों दीजिएगा, क्यों आपको देना चाहिए भारत को आजादी। देखिए गांधी जी का देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम लोग गांधी गांधी चिल्लाते रहते हैं उनकी सोच के वजह से। देखिए आप समझिएगा, गांधी जी बनिया परिवार में पैदा हुए थे, गांधी जी। और अंग्रेज व्यापारी था, अंग्रेज भी एक प्रकार का बनिया ही था, व्यापारी था, तो स्वाभाविक सी बात है वो बनिया था। और गांधी जी लंदन में भी कुछ समय गुजारे हैं। तो गांधी जी अंग्रेजों के दिमाग को पढ़ लिए थे। गांधी जी को यह बात समझ में आ गया था कि जब तक अंग्रेजों का भारत में व्यापार नष्ट नहीं होगा तब तक अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाला नहीं है। और इसी वजह से गांधी जी जब भी कोई आंदोलन चलाते थे, चाहे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, तो गांधी जी भारत के लोगों से यही आह्वान करते थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। यानी जो अंग्रेज व्यापार कर रहा है भारत में, और अंग्रेजों के द्वारा जो विदेशी वस्तुओं का व्यापार भारत में किया जा रहा है, उस विदेशी वस्तुओं का भारत की आम जनता बहिष्कार करे। अगर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, तो अंग्रेजों का व्यापार भारत में नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही अंग्रेजों का व्यापार भारत में नष्ट होगा, वैसे ही अंग्रेज अपना बोरा बिस्तर समेट करके चल जाएंगे लंदन। भले ही असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन देश को आजाद करवाने में असफल रह गया हो, लेकिन इन तीनों आंदोलनों ने अंग्रेजों के व्यापार को भारत में नष्ट कर दिया। मतलब गांधी जी की नीतियां समझिएगा। गांधी जी का नीति ऐसा था, सांपों मर जाए लाठियों ना टूटे। मतलब देश आजाद भी हो जाए, हिंसा भी ना हो, देश आजाद भी हो जाए और हिंसा भी ना हो। तो गांधी जी अंग्रेजों के व्यापार पर वार किया। और फिर अंग्रेजों का व्यापार जब नष्ट हो गया तो बोरा बिस्तर समझ कर उसको जाना पड़ा। एक प्रकार से कहिए, ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत में अपनी जड़ काफी मजबूत कर ली थी, उस जड़ को हिलाने का काम, उस जड़ को कमजोर करने का काम महात्मा गांधी ने किया अपने आंदोलनों के माध्यम से। और फिर जाकर के जो है देश आजाद हुआ। तो अब यहां पर आप आइएगा उदारवादी युग के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं।
देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादियों का बहुत योगदान नहीं है, लेकिन उनका योगदान है। किस रूप में उदारवादियों का योगदान है? तो देखिए, उदारवादी नेता, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की अगर हम लोग बात करें तो कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भारत की आम जनता को, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। आर्थिक तौर पर जागरूक किया। आर्थिक तौर पर जागरूक किया, इसका क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप 3 भाई हैं। अब माता पिता से थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। ऐसे माता पिता अपने संतान के साथ ऊंच नीच नहीं करता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है। जैसे मान लिया जाए 3 भाई है, तीनों रह रहे हैं पटना में, पढ़ रहे हैं। अब गार्जियन को किसी एक से ज्यादा लगाव है और 2 से थोड़ा कम लगाव है। जिससे ज्यादा लगाव है उसको भेजता है 10,000 रुपया पर महीना, और जिससे कम लगाव है उसको भेजता है 5,000 रुपया पर महीना। समझ गए? अगर मान लिया जाए ऐसा गार्जियन कर, समझाने के लिए हम बोल रहे, माना कि संख्या x है, मैथ में मानते हैं ना जी, कुछ हो या ना हो, मैथ है तो सीधा मान लीजिए x है, अपना बनाते रहिए उस पे। तो अब मान लीजिए समझने के लिए, ठीक है? तो अगर आपके गार्जियन ऐसा करते हैं, एक जिसको ज्यादा मानते हैं उसको 10,000 देते हैं, 2 जिसको कम मानते हैं उसको 5-5 हजार देते हैं। ये तो आपके साथ भेदभाव हो रहा है, जबकि आप तीनों तो एक ही गार्जियन के संतान है, तीनों को बराबर मिलना चाहिए। तो अब आपके साथ भेदभाव हो रहा है। अब कोई चौथा पर्सन आकर के आपको समझाया कि देखो, दूगो को, जिसको कम पैसा मिल रहा है उसको समझाया कि देखो, उसको देखो, गार्जियन तुम्हारा ज्यादा मान रहा है, 10,000 दे रहा है, तुमको कम मान रहा है, 5,000 दे रहा है। तो ये जो जिसको कम मिल रहा है उसको जागरूक करना, यही आर्थिक तौर पर जागरूक करना हुआ। आर्थिक तौर पर यही जागरूक करना हुआ। तो आप समझिएगा, ये सब होता है, कभी काल होता है, समझिए, कभी काल होता है। जैसे बेटा बेटी में, सामान्य तौर पर जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में माता पिता, भले मां औरत है, लेकिन फिर भी वो, उनका भी झुकाव बेटा की ओर ज्यादा रहेगा। बेटा कितनों गलती कर दे तो वो ठीक है, अब बेटी छोटा सा गलती कर दे तो वो एकदम गड़बड़ है। समझ गए? तो ऐसा होता है हमारे समाज में। तो आर्थिक तौर पर जागरूक करने का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझे? दूसरा एग्जाम्पल दे। अब यहां पर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत तो ना है, समझे? समझ गए होंगे आप। उदारवादियों, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की सबसे बड़ी देन यही है कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, और आर्थिक तौर पर जागरूक करते हुए भारत की आम जनता को यह बतलाया कि जो ब्रिटिश है, जो अंग्रेज है, वो हम भारतीयों का आर्थिक तौर पर कैसे शोषण कर रहा है, इसको आप समझिए। और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में एक नेता हुए दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नेरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से इस बात को बतलाया कि अंग्रेज किस प्रकार से भारत का धन भारत से बाहर ले जा रहा है, और उस धन से हम भारतीयों को किसी भी प्रकार का कोई मुनाफा नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ दादा भाई नेरोजी ही प्रथम भारतीय हुए जिन्होंने भारत के लोगों के राष्ट्रीय आय की गणना किया कि भारत के लोगों का इनकम क्या है, भारत के लोगों का इनकम क्या है। 1867-68 ईस्वी में दादा भाई नेरोजी ने भारत के लोगों के राष्ट्रीय आय की गणना किया,
और राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए दादा भाई नेरोजी ने यह बतलाया कि 1867-68 ईस्वी के समय भारत के लोगों का जो इनकम था प्रति व्यक्ति 20 रुपया, और प्रति व्यक्ति 20 रुपया वार्षिक था। वो प्रति व्यक्ति 20 रुपया वार्षिक था, यानी एक वर्ष में भारत के लोग मात्र 20 रुपया कमाते थे। तो इस राष्ट्रीय आय के गणना के माध्यम से भी दादा भाई नेरोजी ने भारत के लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक किया, और साथ ही साथ यह भी बतलाया कि यही ब्रिटिश का इनकम हम भारतीयों से काफी ज्यादा है, हम भारतीयों से काफी ज्यादा है, और कोई ब्रिटिश और कोई भारतीय समान काम कर रहा है, लेकिन ब्रिटिश को ज्यादा वेतन मिल रहा था और भारतीयों को कम वेतन मिल रहा था। तो ब्रिटिश और भारतीयों के बीच जो आर्थिक तौर पर भेदभाव था, उस भेदभाव का उजागर उदारवादी नेताओं ने किया, और उदारवादी नेताओं ने जागरूक किया। उदारवादी नेताओं ने जो है आपको भारत की आम जनता को आर्थिक तौर पर जागरूक किया। और पैसा बड़ी गलत चीज है, समझ गए। अब मान लिया जाए कि जो दो भाई जागरूक हो गया कि उसको 10 मिल रहा है, हमको 5 मिल रहा है, वो दोनों गार्जियन को ऐसे थोड़े छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा। आप देखिए ना गांव समाज में जाकर के, अगर 2 संतान है, मां बाप के संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तो अब दोनों में से किसी ना किसी के प्रति तो मां बाप का थोड़ा सा लगाव हो ही जाता है। जो ज्यादा देखेगा मां बाप का लगाव उसके तरफ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मां बाप एक संतान को दूसरे की तुलना में 2 कट्ठा भी जमीन ज्यादा दे न दे, 2 कट्ठा ज्यादा न, 2 कट्ठा की 1 कट्ठा भी, थोड़ा सा भी जमीन ज्यादा दे दे, क्या होता है गांव समाज में, थोड़ा आप सोच करके देखिए। एकदम लाठी डंडा केस फेस सब हो जाता है। उस केस को लड़ने में 4 कट्ठा जमीन खर्चा कर देगा, 4 कट्ठा जमीन बेच देगा गांव घर का लोग, समझे। तो धर्म, रुपया पैसा, ये सब बड़ी गलत चीज है, लेकिन रुपया पैसा के बिना कुछ हो भी नहीं सकता है, ये भी बात सही है, समझ गए। तो ये चीज है। तो आर्थिक तौर पर भारत के लोग जागरूक हो गए, और फिर एक आपको आरसी दत्त हुए, उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखा, उसके माध्यम से जो है जागरूक किया। फिर दादा भाई नेरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी गरीबी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक की रचना दादा भाई नेरोजी ने किया। तो उदारवादियों की सबसे बड़ी देन अगर देखी जाए, तो उदारवादियों की सबसे बड़ी देन यही है कि उदारवादी नेताओं ने भारत के लोगों को आर्थिक तौर पर जागरूक करने का काम किया। अब इसके बाद कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के प्रभाव में आकर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित किया। उसके माध्यम से भारत के लोगों को थोड़ा बहुत राजनीतिक अधिकार दिया गया, और कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के दबाव में आकर ही भारतीय व्यय, भारतीय खर्च की जांच हेतु 1895 ईस्वी में वेल्वी आयोग का गठन किया गया। वेल्वी आयोग का गठन किया गया। और एक बात और आप जानिए, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में दादा भाई नेरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सब लोग लंदन भी गए थे कांग्रेस की स्थापना के बाद। ऐसे तो दादा भाई नेरोजी कांग्रेस की स्थापना से पहले भी अपने जीवन का बहुत अधिक समय लंदन में गुजारने का काम किया, और कांग्रेस की स्थापना के बाद भी दादा भाई नेरोजी लंदन गए। कांग्रेस की स्थापना के बाद दादा भाई नेरोजी, कांग्रेस की स्थापना के बाद दादा भाई नेरोजी 1887 ईस्वी में लंदन गए। कांग्रेस की स्थापना के बाद दादा भाई नेरोजी 1887 ईस्वी में लंदन गए, और वहीं आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1888 ईस्वी में लंदन गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1888 ईस्वी में लंदन गए, और दोनों ने मिलकर लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन किया। मतलब क्या हुआ जानते? मतलब ये हुआ
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक शाखा ब्रिटेन में स्थापित कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक शाखा ब्रिटेन में स्थापित कर दिया। जैसे मान लिया जाए कि यही कोचिंग है, हम चाह रहे हैं कि बोरिंग रोड में एक ब्रांच दे दे, तो बोरिंग रोड में जाकर के एक ब्रांच दे दिए। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक शाखा लंदन में स्थापित दादा भाई नेरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने मिलकर किया, और उस शाखा को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से दोनों ने एक पत्रिका भी निकाला। उस पत्रिका का नाम था इंडिया, उस पत्रिका का नाम था इंडिया। और इंडिया नामक पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजों को, अंग्रेजी सरकार को यह बतलाने का प्रयास किया गया कि हम भारतीय अंग्रेज से चाहते क्या हैं, हम भारतीय अंग्रेज से चाहते क्या हैं। देखिए, बेसिकली जो कांग्रेस स्थापित हुआ था उसका कंसेप्ट तो यही ना था कि भारत के लोग अंग्रेजों से क्या चाहता है, उसकी जानकारी अंग्रेजों को हो, और फिर अंग्रेज उसके मुताबिक नीति का निर्धारण करके भारतीयों की मंशा को पूरा करेगा। बेसिकली कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य तो अंग्रेजों की तरफ से यही था। तो इसी वजह से दादा भाई नेरोजी और एसएन बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक ब्रिटिश समिति का गठन 1889 में लंदन में किया, और उस समिति के बैनर तले ही इंडिया नामक पत्रिका निकाला, और उस पत्रिका के माध्यम से अंग्रेजी सरकार को यह बात बतलाया कि हम भारतीय आखिरकार अंग्रेजों से चाहते क्या है। लेकिन इन बातों का कोई असर नहीं पड़ा, इन बातों का पत्रिकाओं का कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद कांग्रेस के उदारवादी नेता यह विचार करने लगे कि क्यों ना ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा जाए, और चुनाव लड़ करके हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बन करके भारतीयों के आवाज को उठाएंगे। जैसे 2012-13 में अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ, तो उस आंदोलन में से ही कुमार विश्वास, अरविंद घोष, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब निकले हैं। तो अन्ना हजारे के समर्थकों में कुछ समर्थक का यह मानना था कि सिस्टम का अंग बन करके सिस्टम का विरोध करेंगे, और कुछ समर्थकों का मानना था कि नहीं, सिस्टम का विरोध सिस्टम के बाहर से ही करेंगे, मतलब केंद्र सरकार का विरोध या सरकार की नीतियों का विरोध जो है गांधी जी के तर्ज पर करेंगे। जैसे गांधी जी कभी सिस्टम का अंग बनना पसंद नहीं किए, लेकिन सिस्टम का विरोध तो हमेशा गांधी जी करते रहे। तो गांधी जी के नीतियों पर अन्ना हजारे चले, लेकिन अन्ना हजारे भी अब विवादास्पद हो गए हैं। उनके विवादास्पद होने का कारण यह है, किसान आंदोलन हुआ, एक शब्द नहीं बोले। जो महिला देश के ध्वज को वैश्विक स्तर पर, महिला पहलवान के विषय में बात कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर फहराने का काम की, उसके साथ अभद्रता हुआ, वो आंदोलन पर बैठी, उसको लेकर के एक शब्द अन्ना हजारे नहीं बोले हैं। तो इसी वजह से अब विवादास्पद हो गए हैं। अब लोग अन्ना हजारे की बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेता है। जैसे 2012-13 में अन्ना हजारे की बातों को लोग बड़ी गंभीरता से लेता था, लेकिन अब जो है उनका भी लग रहा है कि एक विचारधारा के वो हो गए हैं, जबकि गांधी जी ऐसे नहीं थे। तो इसी वजह से देखिए, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहना बहुत आसान है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र बनना बहुत मुश्किल है, समझ गए। तो अपने आप को गांधीवादी कहना बहुत आसान है, लेकिन गांधीवादी बनना बहुत मुश्किल है। जैसे हमारे नीतीश जी अपने आप को कहते हैं हम गांधीवादी हैं। कैसे गांधीवादी हैं, क्यों गांधीवादी हैं? तर्क देते हैं। गांधी जी पूर्ण शराबबंदी के पक्षधर थे।
हम बिहार के मुख्यमंत्री, हम बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया, इसलिए हम गांधीवादी, समझ गए। तो लेकिन हम एक तर्क देते हैं कि नीतीश कुमार गांधीवादी ना है। एक तर्क देते हैं, कैसे नहीं है? गांधी जी जिस काम में हाथ डालते थे उसको परिणाम तक पहुंचा देते थे। इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार का बनाया हुआ है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को बनाया। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार ही ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, बीजू पटनायक सबके पास गए, सबको एकजुट किए और अपने छोड़ के भाग गए। तो जीत हो या हार, जीत हो या हार, अरे आप रिस्क ले रहे हैं तो जीत होगा या हार होगा। तो बीच में छोड़ के भाग गए, बीच में छोड़ के भाग गए तो परिणाम तक तो नहीं पहुंचाए। लेकिन गांधी जी तो ऐसे नहीं थे। गांधी जी तो तब तक लड़ाई लड़ते रहे जब तक देश आजाद नहीं हो गया, समझ गए। तो इस तर्क के साथ हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार गांधीवादी नहीं है। और दूसरी बात, शराबबंदी कानून बिहार में कहां लागू है? कहां शराब नहीं मिलता है बताइए ना, बताइए कहां नहीं मिलता है? आपको देखना है ना नजारा, कभी 1 जनवरी को पीएमसीएच जाकर के देखिएगा, होली के ठीक सुबह होकर के पीएमसीएच जाकर के देखिएगा। ये 2 दिन आप पीएमसीएच जाकर के देखिएगा, आपको मैक्सिमम मरीज एकदम लाइन लगा रहेगा। शराब पी करके एक्सीडेंट हो गया है, शराब पी करके हुक हुक कर रहा है, मरने वाला है, समझ रहे हैं। तो ये 2 दिन आप पीएमसीएच जाकर के देखिएगा, आपको नजर आ जाएगा कि बिहार में शराबबंदी कानून कितना लागू है। अब बाद बाकी आप सभी तो जागरूक लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आपको तो पते है शराब का स्थिति भगवान जैसा है, दिखता कहीं नहीं है हर जगह, समझे। तो अब आगे आइएगा। तो खैर छोड़िए, इन बातों से जो है आप लोग आहत नहीं होंगे। यहां पर सोचने का तरीका हम बतला रहे हैं आपको, आपको तर्क दे रहे हैं। और एक बात जानिए, आप ना कांग्रेसी बनिए ना भाजपाई बनिए, आप देश का नागरिक बनिए। जो सही बोलता है उसको सही बोलिए। मोदी जी 370 समाप्त किए, बहुत अच्छा कदम है, यहां पर मोदी जी का समर्थन कीजिए। और मोदी जी महिला पहलवानों को उनका हक और अधिकार नहीं दिए, यहां पर मोदी जी गलत है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। देश का आम नागरिक बनकर के रहिए, किसी का झंडा मत उठाइए महाराज। हम हमेशा कहते हैं, हर बैच में कहते हैं ये बात, किसी का झंडा मत उठाइए और किसी का फैन मत होइए। जिस रोज आप किसी का फैन हो गए उस रोज आपका जीवन में कोई फैन नहीं होगा, यानी प्रशंसक नहीं होगा। और जिस रोज आप किसी का झंडा उठा लिए, जिस रोज आप किसी का झंडा उठा लिए, उसके बाद आपके सोचने की क्षमता कम हो जाएगी और जिसका झंडा उठाएंगे उसी में आपको सब चीज नजर आएगा। जबकि देश का नागरिक बनकर के रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, समझ गए। तो अब आगे आइएगा। तो ये बात हुई। इसके बाद जो है एक कांग्रेसी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने हैं, वो चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। इसके बाद दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़े। दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव 1892 ईस्वी में फिन्सबरी क्षेत्र से लड़े। और लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी, दादा भाई नेरोजी उदारवादी विचारधारा के थे, तो उदारवादी विचारधारा के थे तो स्वाभाविक सी बात है उदारवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे। जो उनकी विचारधारा को मानने वाला पार्टी होगा उस विचारधारा वाली पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो दादा भाई नेरोजी उदारवादी विचारधारा के थे, तो दादा भाई नेरोजी उदारवादी पार्टी के तरफ से चुनाव लड़े फिन्सबरी से और चुनाव जीत गए। और दादा भाई नेरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय हुए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय आपको दादा भाई नेरोजी हुए, जो 1892 से 1895 ईस्वी तक, 1892 से 1895 ईस्वी तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने रहे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने रहे। और
इस अवधि के दौरान उन्होंने भारतीयों की आवाज को ब्रिटिश संसद में उठाने का काम किया, लेकिन उससे भी बहुत कुछ नहीं मिला। परंतु फिर भी इतना तो जरूर मिला कि ब्रिटेन की सरकार इतना तो जागरूक जरूर हो गई कि अब भारत के लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इतना तो एहसास कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने निश्चित तौर पर करवा दिया। यही है उदारवादियों के विषय में। उदारवादियों से संबंधित जो है आप चीजों को पढ़िए, उसमें अप्रॉक्स में 5 से 7 फैक्ट है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आगे हम आपको याद करवा देंगे। तो कांग्रेस के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादी युग को पढ़िए, फिर उग्रवादी युग में आएंगे। उदारवादी युग को पढ़िए गुरुजी लोग, उदारवादी युग को पढ़िए। पढ़ लिए, पढ़ लिए जी, नहीं पढ़े जल्दी पढ़िए। पढ़ लिए जी, पढ़ लिए। चलिए आइए, है जो 5 गो 7 गो फैक्ट परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसको याद करवा रहे हैं, ध्यान से याद कीजिएगा। उदारवादी युग को आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है, और आर्थिक राष्ट्रवादी युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्थिक तौर पर कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने भारत के आम जनता को जागरूक किया, इसी वजह से इसे आर्थिक राष्ट्रवादी युग भी कहा जाता है। तो बताइए उदारवादी युग को और किस युग के नाम से जाना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवादी युग। उदारवादी युग को और किस नाम से जाना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवादी युग। इसके बाद आगे बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन कब हुआ? 1889। 1889 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन कब हुआ? 1889 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति का गठन कब हुआ? अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश समिति ने कौन सा पत्रिका निकाला? कौन सा पत्रिका? कौन सा पत्रिका? इंडियन। कौन सा पत्रिका निकाला? कौन ऐसे भारतीय हुए या कौन ऐसे कांग्रेसी हुए? कौन ऐसे कांग्रेसी हुए जो हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़े? अरे रुकिए ना महाराज, पूरा बात सुनते हैं नहीं। कौन ऐसे कांग्रेसी हुए जो हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र। कौन ऐसे भारतीय राजनेता हुए जो हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़े परंतु चुनाव हार गए? कौन हुए? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन हुआ? प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरू जी। कौन पार्टी से चुनाव लड़े? लिबरल ना, लिबरल यानी उदारवादी। कौन पार्टी से? लिबरल यानी उदारवादी। लिबरल यानी उदारवादी। और कहां से चुनाव लड़े थे? कहां से? फिंसवरी। कहां से? कहां से? इसके बाद आगे बताइएगा, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया?
दादा भाई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाए? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी रचना? दादा भाई। सर्वप्रथम भारत के लोगों के लिए राष्ट्रीय आय की गणना किसने किया? दादा भाई नेरोजी ने। भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? आरसी दत्त ने। किसने लिखा है? किसने लिखा है? भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? आरसी दत्त ने। आरसी दत्त ने लिखा है। इसके बाद आगे बतलाइएगा कि भारतीय व्यय की जांच हेतु, भारतीय व्यय की जांच हेतु कौन आयोग का गठन किया गया? कौन आयोग का? भारतीय व्यय की जांच हेतु कौन आयोग का गठन? कौन आयोग का? वेलवी आयोग ना? क्लियर ना? यहां तक याद हुआ? ये सब बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला है आपको क्या? उग्रवादी युग। अगला है उग्रवादी युग। अब हम लोग उग्रवादी युग को देखते हैं। देखिए, उग्रवादी युग 1905 से 1919 के कालखंड को उग्रवादी युग कहते हैं। उग्रवादी युग के प्रमुख नेता लाल बाल पाल, मुख्य तौर पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। देखिए, एक बात जानिए आप, उग्रवादी नेताओं ने धरना, जुलूस, हड़ताल के माध्यम से अपनी मांग को मनवाने का प्रयास किया, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, इन लोगों ने भी हिंसा कभी नहीं किया। हिंसा नहीं किया मतलब अंग्रेज को डराया, लेकिन कभी भी मारा नहीं, जान से नहीं मारा। यानी डरा करके जो है, डरा धमका करके जो है ये लोग काम लिया अंग्रेजों से। और इन लोगों की नीतियां यही थी, हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन। अब उग्रवादी कालखंड जो 1905 से 1919 है, इस अवधि के दौरान तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई है। उन घटनाओं को भी हम लोग पढ़ेंगे। और कांग्रेस के जो प्रमुख उग्रवादी नेता हुए लाल बाल पाल के विषय में भी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो इस अवधि के दौरान जो तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई है उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो प्रमुख कांग्रेस के उग्रवादी नेता हुए लाल बाल पाल, उनके विषय में यहां पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं, उनके विषय में यहां पर हम लोग जानते हैं। समझ गए? फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर जो मानचित्र लगवाए हैं यह अरविंद घोष, अरविंद घोष है। यह बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इसमें तो लिख लिए हैं। चलिए, तो ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक के विषय में। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनके विषय में जानते हैं, समझिएगा। देखिए, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं में भी सबसे अग्रणी आपको बाल गंगाधर तिलक रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक चित्पावन ब्राह्मण थे। बाल गंगाधर तिलक चित्पावन ब्राह्मण थे। महाराष्ट्र इनकी जन्मभूमि और इनकी कर्मभूमि रही है। जब तक ये जीवित रहे, महाराष्ट्र से लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, अपनी आवाज को उठाते रहे। चाहे बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हो, चाहे होम रूल लीग आंदोलन हो, हर आंदोलन में इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र से अपनी आवाज को बुलंद करने का काम किया। और इनका जो जीवन काल है 1856 से 1920, 1856 से 1920, यही इनका जीवन काल है। इसी कालखंड में अपना जो भी किए सब इसी कालखंड में किए। 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ और 1920 में इनका निधन हुआ। 1920 में इनका निधन हुआ।
लेकिन इस बीच में इन्होंने जो तमाम कार्य किए हैं उसको लेकर के इनको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि दो ऐसे कांग्रेसी हुए, मुंह में से हाथ हटाइए, दो ऐसे कांग्रेसी हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए, एक बाल गंगाधर तिलक और दूसरे महात्मा गांधी। ये दोनों ऐसे कांग्रेसी थे जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए थे, और भारतवर्ष का भ्रमण करके इन दोनों ने भारत के लोगों को हर तौर पर जागरूक करने का काम किया। तो एक तो इनका योगदान यह है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कि इन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करके भारत के लोगों को जागरूक करने का काम किया। अब आप समझिएगा, ये यूपीपीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन ऐसे राजनेता हुए जो पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किए? आंसर हो जाता बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी। हमने आपको बतलाया है कि इन्होंने भारत का भ्रमण करके भारत के लोगों को जागरूक किया, और साथ ही साथ हमने आपको यह बात बतलाया है कि इनका कर्मभूमि और जन्मभूमि महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र में आम जनों को जागरूक करने के लिए इन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये दोनों, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये दोनों इन्होंने ही महाराष्ट्र में शुरू किया, और इन महोत्सव के जरिए लोगों को एकजुट करने का काम किया गया, और लोगों के बीच राष्ट्रवाद का प्रसार किया गया। महाराष्ट्र के लोगों के बीच जो है राष्ट्रवाद का प्रसार किया गया। तो महाराष्ट्र के लोगों के बीच राष्ट्रवाद का प्रसार करने हेतु ही गणपति और शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। साथ ही साथ इन्होंने अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने हेतु केसरी और मराठा नामक पत्रिका निकाला, और जो केसरी पत्रिका था यह मराठी भाषा में छपता था, और जो मराठा पत्रिका था यह अंग्रेजी भाषा में छपता था। इन दोनों पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करने का काम बाल गंगाधर तिलक ने किया। और महाराष्ट्र के क्षेत्र में 1896-97 में प्लेग फैल गया था। प्लेग पर नियंत्रण पाने के लिए 2 प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की नियुक्ति की गई थी। रेंड और अयर्ट्स अपने शक्ति का दुरुपयोग करके मराठी अस्मिता के साथ खेल रहा था। महाराष्ट्र के पुणे की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था रेंड और अयर्ट्स, जिसको लेकर के रेंड और अयर्ट्स की हत्या चापेकर बंधु ने कर दिया। चापेकर बंधु के अंतर्गत 2 भाई आता था, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। तो चापेकर बंधु प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या कर दिया। जब प्लेग अधिकारी रेंड और अयर्ट्स की हत्या कर दिया तो उस हत्या का समर्थन तिलक ने किया। तिलक ने कहा, समझिएगा, गौर कीजिएगा इनकी नीतियों को, अपना हत्या नहीं किए हैं, लेकिन अगर कोई अंग्रेज गलत कर रहा था, उसका अगर कोई भारतीय द्वारा हत्या किया गया तो उसका इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने कहा नहीं, सही है ये। अगर अंग्रेज हमारी मां और बहनों के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो उसका यही हश्र होगा। तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने अपनी पत्रिका केसरी के माध्यम से रेंड और अयर्ट्स की हत्या का समर्थन किया। और तिलक ने कहा कि रेंड और अयर्ट्स की हत्या,
रैंड और रयट्स की हत्या उसी हत्या के समान है जिस प्रकार मराठी अस्मिता को बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने अफजल खां की हत्या कर दिया था। मराठी अस्मिता को और हिंदुत्व का पताका लहराने के लिए जिस प्रकार शिवाजी महाराज ने अफजल खां की हत्या कर दिया, उसी प्रकार से चापेकर बंधु ने रैंड और रयट्स की हत्या करके मराठी अस्मिता को बचाने का काम किया। तो अर्थात इन्होंने समर्थन किया और इस वजह से उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके इन्हें जेल की सजा सुनाई गई, जेल जाना पड़ा इन्हें। तो पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए इनको जेल जाना पड़ा था, लेकिन फिर भी अपनी आवाज को इन्होंने लगातार बुलंद करने का काम किया। और फिर वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी आंदोलन हुए, उस स्वदेशी आंदोलन में महाराष्ट्र के क्षेत्र से बाल गंगाधर तिलक ने ही नेतृत्व किया था। स्वदेशी आंदोलन में महाराष्ट्र के क्षेत्र से बाल गंगाधर तिलक ने ही नेतृत्व किया था। और कांग्रेस में जो 1907 में फूट पड़ी थी, उसमें इनका भी योगदान था और इनकी मांग जायज थी। वर्ष 1908 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला करके इन्हें 6 वर्ष की सजा सुनाई गई और इन्हें मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया। बर्मा, म्यांमार, मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया और 6 वर्ष तक 1908 से 1914 ईस्वी तक ये जेल में बंद रहे। और जेल में बंद रहने के क्रम में इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी और बाल गंगाधर तिलक ने ही द आकर्टिक होम सिद्धांत दिया। और बाल गंगाधर तिलक ने जो द आकर्टिक होम सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के जरिए बाल गंगाधर तिलक ने यह बतलाया कि जो आर्य थे, आर्य आकर्टिक क्षेत्र से आए थे, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र से आए थे। यह बात बाल गंगाधर तिलक ने बतलाया। इसके बाद 1914 में जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने कांग्रेस के गरम दल और नरम दल या उदारवादी और उग्रवादी के बीच समझौता करवाया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और 1916 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के क्षेत्र से स्वशासन की प्राप्ति हेतु होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम किया। होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम जो है आपको बाल गंगाधर तिलक ने किया और होम रूल लीग आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ। लेकिन जिस स्वशासन या स्वराज प्राप्ति के उद्देश्य से होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया था, वह तो मिल नहीं सका। और तिलक स्वराज्य या स्वशासन पर काफी ज्यादा बल दिया करते थे। बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य या स्वशासन पर काफी ज्यादा बल दिया करते थे। इसी वजह से वेलेंटाइन सिरोल ने अपनी रचना इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा। जिस वजह से तिलक ने वेलेंटाइन सिरोल पर मुकदमा कर दिया और उस केस की पैरवी में 1918 ईस्वी में ये लंदन चले गए। ये कांग्रेस के सक्रिय सदस्य रहे हैं, लेकिन कभी भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जब महात्मा गांधी सोचने लगे कि अब एक बड़ा आंदोलन करने का समय आ गया है और गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाने को लेकर विचार विमर्श करने लगे, तो गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करवाने में इन्होंने काफी प्रेरित किया। इन्होंने कहा ना, एकदम सही समय है बड़ा आंदोलन करने का सही समय है। गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी ने दिया है तो वह है आपको बाल गंगाधर तिलक। अगर असहयोग आंदोलन के प्रथम वास्तुविद, प्रथम आर्किटेक्ट गांधी जी को माने, तो द्वितीय आर्किटेक्ट बाल गंगाधर तिलक को मानने में कोई कुरेज नहीं है, कोई दो मत नहीं है। लेकिन
आप जानिए कि जब आपको 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, संयोग देखिए ऐसा हुआ कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसी तिथि को बाल गंगाधर तिलक स्वर्गवासी हो गए, मतलब इनका निधन हो गया। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के एक ऐसे राजनेता हुए जो असहयोग आंदोलन शुरू तो करवाए, लेकिन उसके परिणाम को ये नहीं देख सके, उसके परिणाम को ये नहीं देख सके। और जब इनका निधन हो गया तो महात्मा गांधी इनके अंतिम संस्कार में गए। इनके अर्थी को महात्मा गांधी ने कंधा दिया। महात्मा गांधी के साथ कई सारे मुस्लिम नेताओं ने भी इनके अर्थी को कंधा देने का काम किया। और फिर गांधी जी बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु असहयोग आंदोलन के क्रम में तिलक स्वराज फंड का गठन किया। तिलक स्वराज फंड का गठन असहयोग आंदोलन के क्रम में बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि व्यक्त करने हेतु ही दिया गया था। यही है बाल गंगाधर तिलक के विषय में। तो आप चीजों को याद रखिएगा। अब कंपटीशन के लिहाज से बाल गंगाधर तिलक से संबंधित 4-5 बात है जो कि याद रखना जरूरी है। आप एक बार उग्रवादी युग और बाल गंगाधर तिलक दोनों को पढ़िए। तो है क्या हो रहा है जी, का है ऐसे हो रहा है? इधर आइए, इधर आइए। क्या हुआ, क्या हो रहा है? और हाँ, बारिश उरिश हुआ है ना, तो लाइट बार बार कट रहा है। तो लाइट कटेगा तो स्वाभाविक सी बात है जनरेटर ऑन होगा, यही ना हो रहा है। और कुछ खराबी उराबी नहीं ना है? हाँ, नहीं कोई खराबी ना है। क्या क्या पंखा पढ़ने पर एकदम ध्यान नहीं। अरे हीरो, पीछे में जो खड़ा रहते महाराज, ऊपर में वो एग्जॉस्टर है। एक बार हाथ गया तो हाथ सीधे बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाएगा। अजीब हाल है। बताइए, उसमें भी अगर किसी को कुछ हो जाएगा तो उसमें भी कहेगा मास्टरे का दोष है, संस्थाने का दोष है। महाराज बच के रहिए, थोड़ा अपना भी जागरूक रहिए। है पढ़िए, पढ़िए जल्दी। अब लाइट आ रहा है जा रहा है तो इसमें हम क्या करें? अब नीतीश कुमार को फोन लगाइए, कोई बोलिए उसको नहीं लाइट काटे। बीपीएससी टीचर वाला परीक्षा रद्द हो गया, रद्द हो गया। रद्द होना भी चाहिए, ठीक है। जेपीएससी भी रद्द हो गया। अब क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है तो रद्द तो होना ही चाहिए, ठीक है। मेहनत करने वाला लोग सब है, पढ़िए जल्दी, पढ़ लिए। टाइपिंग वाला का है फोन कर रहा है, रुकिए हो। हेलो, बोलिए। अच्छा ठीक है, अच्छा देख लेंगे, होली से पहले मिल जाएगा, चेक दे देंगे आज। है ऐसा थोड़े होगा। आज कौन दिन है? आके आप ले लीजिएगा आज, ठीक।
है पढ़ लिए जी? है कहिए, है ऐसा हो रहा है, सुनिए ना। कहाँ गए? कहिए जनरेटर चला देगा। हमारे क्लास में तो हमको तो कोई दिक्कत ना है। बिट्टू सर के क्लास में होगा, सर क्लास छोड़ देंगे, बोल दीजिएगा बिट्टू सर क्लास में जनरेटर चालू कर देगा, लाइट अप एंड डाउन हो रहा है तो। चलिए आइए अब बताइए, है हीरो साहब आइए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? बाल गंगाधर तिलक का कर्म भूमि और जन्मभूमि कौन राज्य? महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र ना। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगा। केसरी और मराठा किसकी पत्रिका? केसरी कौन भाषा में छप? केसरी कौन भाषा में? मराठा। मराठा। रेंड और अयट्स की हत्या का समर्थन तिलक ने किस पत्रिका के माध्यम से? किस पत्रिका के माध्यम से? और रेंड और अयट्स की हत्या को तिलक ने क्या कहा? इसकी तुलना शिवाजी द्वारा की गई अफजल खां की हत्या से। तो बाल गंगाधर तिलक ने किसकी हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा किए गए अफजल खां की हत्या से किया? रेंड और। स्वदेशी आंदोलन में महाराष्ट्र के क्षेत्र से नेतृत्व किसने किया? होम रूल लीग आंदोलन महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसने चलाया? असहयोग आंदोलन शुरू कराने में गांधी जी को सबसे ज्यादा सहयोग किसने दिया? और कौन ऐसे कांग्रेस के राजनेता हुए जिनका निधन असहयोग आंदोलन शुरू करने की तिथि के रोज हो गया? कौन ऐसे राजनेता हुए जो असहयोग आंदोलन को शुरू तो करवाए लेकिन उसके परिणाम को नहीं देख सका? बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु कौन सा फंड का गठन किया गया? तिलक स्वराज। कौन सा फंड का गठन किया गया? तिलक स्वराज फंड। इसके बाद लोकमान्य किसकी उपाधि है? लोकमान। बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ चलिए आगे। तिलक के बाद, तिलक के बाद नोट में होगा लाला लाजपत राय। तो पहले पढ़ लेते हैं लाला लाजपत राय कोई क्या? लाला लाजपत राय, देखिए लाला लाजपत राय का जो कर्म भूमि और जन्मभूमि रहा है, कुछ नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, अब पूछेंगे क्वेश्चन। कल दिए थे होमवर्क, बोले थे पूछेंगे भी। हाँ इससे आगे पढ़ाएंगे अगले क्लास में, अभी 10 मिनट पूछेंगे और कूटेंगे, और दोनों बात बोले थे, समझे? क्या क्या दिए थे होमवर्क? सोमवार के टेस्ट का क्वेश्चन दीजिए पहले, ठीक है? और ये पानी है, इसको करना एकदम जरूरी है। जिसको उठाएंगे उसी को जवाब देना है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और नहीं तो हम माइक बंद करके पूछेंगे, समझे? हे लड़का उठिए, उठिए, हे गोरका मुंह उठिए, अरे ये दाढ़ी वाला उठिए, इधर आइए। आपको नहीं, उसको बुलाए, आइए आइए। है पीछे, है टोपी वाला, आइए, टूल पे जो बैठे हुए, आइए आइए आइए। है उधर ब्लैक टी शर्ट, आइए, जो अभी जी निकाल लेते, आइए आइए जी। अरे आप ही को बोल रहे हैं, नहीं नहीं उधर उधर, हाँ आप ही जी निकाल लेते, आइए ना, इतना बढ़िया संकेत दे दिया तब पर भी नहीं आ रहे, आइए आइए। हाँ करते हाँ सब चीज, हाँ बताइए तब। कोई नहीं बोलेगा, अगर बोल दिए तो हम माइक, तब आप क्वेश्चन भी नहीं सुन पाइएगा, हम माइक बंद करके क्वेश्चन पूछेंगे, समझ गए? तो इसलिए बोलना नहीं, आप जानते हैं, अच्छी बात है। वेदांत कॉलेज का संस्थापक, वेदांत कॉलेज का संस्थापक राजा राम। किताब-ए-नौरस की रचना किस बहमनी शासक द्वारा किया गया?
काहे नहीं याद है? कांग्रेस का 1905 में वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ है? समझ में नहीं आता है जी। मद्रास। बताइए क्या होगा आपका, बताइए। पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। 10 घंटा के बदला 12 घंटा पढ़िए, नहीं होता है, याद नहीं होता, लिख करके याद कीजिए। हम तो आपके बदले याद नहीं रखेंगे, हम आपके बदले तो परीक्षा देने नहीं जाएंगे। तो आप मेहनत नहीं कीजिएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा, दोस्त हमको दीजिएगा। तो पढ़ा लिखा कीजिए। आज समझा रहे हैं, अभी एडमिशन नहीं हुआ इसलिए नहीं कूट रहे हैं, समझे? जाइए बताइए, कौन अनुच्छेद कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? है? उच्च न्यायालय का गठन कौन अनुच्छेद के तहत होता है? 216। भोरघाट दर्रा कौन राज्य में है? तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा कौन मानसून के कारण होता है? आगे बताइएगा। 1924 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? जाइए बैठिए, बोलिए आप। पायलों की गीत किसकी रचना है? नहीं पढ़े हैं? फर्स्ट क्लास है। जाइए, इतना दिन से आप कहां थे? है उधर चश्मा पीला टी शर्ट, आ जाइए, आइए आइए, हाँ आइए। लड़की के पीछे जो दांत निकालने, आ जाइए, तो आ जाइए, आ जाइए, आइए 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 ना जी, यहां पे पूछेंगे महाराज। हे खड़ी होइए, बताइए। सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पादक कौन राज्य में? ओडिशा। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। विधि के समान संरक्षण कौन अनुच्छेद में? बैठ जाइए, बताइए। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब पर तो डाल रहे हैं वीडियो, क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं जी? सब चीज टेलीग्राम चैनल पर जा रहा है। तो कौन, परीक्षा के बाद देखिएगा क्या बोल रहे हैं हम डेली टेस्ट के विषय में। पढ़ाए खाना है, ये पानी है, दोनों जरूरी है। खाना भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, नहीं तो डिहाइड्रेशन के हो जाएंगे आप शिकार। फिर हो जाएगा आपको अतिसार रोग, फिर आप हो जाएंगे स्वर्गवासी। मतलब आपको कुछ नहीं होगा, स्वर्गवासी हो जाएंगे मतलब। तो ये सब बहाना है। जाइए, भागिए, बहाना बनाना छोड़िए। हाँ गोभी मरुस्थल कहां है? मंगोलिया। चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में कैसा दाब? निम्न दाब ना। गांधी सागर परियोजना कौन नदी पर? आगे बताइए। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? लाहौर। जाइए बैठिए। है उधर खिड़की के सामने जो है वो पीला शर्ट, आ जाइए, आ जाइए, जो छिप गया है आ जाइए, नहीं तो कल से हम क्लास नहीं करने देंगे। आ जाइए। हे खड़े होइए, खड़ा होइए जी, जल्दी आइए आइए। लक्षद्वीप कौन क्षेत्रीय परिषद में आता है? इधर 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 है, याद ना है? तो क्या यहां पर है, काहे ने दिए थे? डेली तो हम बोल रहे हैं देने के लिए, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? है? क्या बोल रहे हैं? अरे टेलीग्राम चैनल पर डालते हैं क्वेश्चन डिस्कशन सब, यहां पर बैठ करके देने का जरूरत ना है, यूट्यूब पे जाकर के देखना है। कुछ अता पता है? एकदम हंस रही है, लाजो शर्म नहीं होता है? बताइए, एक तो गलती करते ऊपर से हंसती है। बताइए, लाज शर्म घोड़ के पी गई है ये सब। है क्या सिर्फ ऐसे ये पेट उठ बढ़ गया है महाराज?
पेट बढ़ गया इसका मतलब है आप मेहनत नहीं करते हैं, टाइम पास करते हैं आप, समझ गए? हमारा बढ़ गया है इसका मतलब हम भी मेहनत नहीं करते, यही नहीं बोलना चाह रहे हैं? तो हम तो सुबह 8 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक मेहनत करते हैं महाराज। वो असमय खाने की वजह से भी पेट फेंकता है, समझ गए? हाँ, क्या कल से अगर किसी विद्यार्थी का पेट फेंक रहा है तो आप मान के चलिए वो नहीं पढ़ता है, वो मेहनत नहीं करता। जाइए, भागिए यहां से, चलिए। हे हे, खड़ा होइए। लोकपाल के अध्यक्ष व सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना? 45 वर्ष। कूच बिहार कप कौन खेल से संबंधित? क्रिकेट। आगे बताइएगा, गांव में आयोजित प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1937 का फैजपुर। बैठ जाइए। है उधर पिलर के पास है वो जो मचोला बैठल है, आ जाइए। नहीं नहीं, आप अपने बगल वाले को भेज दीजिए। हाँ, आ जाइए, आ जाइए जल्दी। है ऊपर से अगर कोई आना चाहता है 2 लोग आ जाइए ऊपर से, ऊपर वाले क्लासरूम से अगर 2 को याद है तो आ जाइए। देखते हैं आते हैं कि नहीं, आता है कि नहीं आता है। हे, खड़ा होइए। किस भारतीय राज्य का सस्य गहनता सबसे अधिक है? पंजाब। ठीक है। सूर्यास्त कानून का संबंध कौन बंदोबस्त से है? अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष है JB कृपलानी। बैठ जाइए। बताइए, कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक कौन लिखा है? कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक कौन लिखा है? यही क्वेश्चन आपसे भी है, बताइए। हाँ, नामक पुस्तक कौन लिखा है? कौन लिखा है? पट्टाभी सीता रमैया। बैठ जाइए। बताइए कैसे होगा? चप्पल आपका क्या हुआ? वहीं पे छोड़ दिए? महाराज पढ़ते उड़ते ना, भूल जाते हैं। तोरी का, ये तो बीमारी है। जाइए जाइए। ऊपर से कोई ना आया? तू वो को बुलाए थे जी। हाँ आया, हाँ आ गया। चलिए बस दुइए को बोलिए, आइए आइए यहाँ आइए। हे शांत रहिए आप लोग। हाँ हाँ हाँ। हे, खड़ी होइए, खड़ी होइए, खड़ी। युगांतर किसकी पत्रिका है? अरविंद घोष। 1935 के अधिनियम को किसने गुलामी का अधिकार पत्र कहा? दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से? बैठ जाइए। बताइए आपसे, अकबर ने टोडरमल बंदोबस्त कब शुरू किया? 1580। सल्तनत काल में दीवान ए इंसा किससे संबंधित विभाग था? पत्राचार विभाग। आगे बताइएगा, 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, अध्यक्षता कौन किया था? मौलाना अबुल कलाम। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष? क्या गो महिला कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन कौन? नलिनी सेन गुप्ता। चलिए ठीक है, जाइए। जवाब आप लोग का संतोषजनक रहा, एक आधे वो लड़का जवाब नहीं दिया। ठीक है, ठीक रहा। किसका है? चलिए, तो ठीक ठाक स्थिति में है। बस यही कहेंगे कि चीजों को शब्दशः मानिए और जीवन में बेहतर होगा। बैच खाना है और टेस्ट पानी है। खाना थोड़ा ज्यादा खाता है, पानी लेकिन पीता है, लेकिन कम पीता है, फिर भी पानी पीना तो एकदम जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। और साइंस का जो है ना, अब अपलोड हो जाना चाहिए। थोड़ा सा हम तो आपको बोले ही थे
कि जो है एडिट करने वाला चल गया है घर, इसी वजह से जो है वीडियो अपलोड करने में लेट होता है, लेकिन अपलोड हो गया है, 3:30 बजे कर दिए हैं। तो साइंस का 50 क्वेश्चन वाला जो कल हुआ है वो अपलोड कर दिए हैं, और कल हम साइंस का क्वेश्चन पूछेंगे। कल हम साइंस का क्वेश्चन, अब बायोलॉजी पहला चैप्टर खत्म हुआ नहीं हुआ? जिस रोज खत्म हो जाएगा उस रोज हमको बोल दीजिएगा। आज खत्म हो जाएगा, तो आज अगर खत्म हो जाएगा तो आप 1 से 2 दिन का हम रिवीजन करने का टाइम दे देंगे, आप रिवीजन करके आइएगा, हम पूछेंगे, सब चीज हम पूछेंगे, ठीक है? तो हाँ, आज खत्म होने ना दीजिए, टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। अभी जो है आपका बिट्टू सर से मुलाकात होगा 5:30 बजे, और फिर कल मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद सभी लोगों का।